देखो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली हम लोग जो फाइनल अकाउंट सीखे थे, फाइनल अकाउंट जब सीखे थे वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस के लिए करते थे, वहां पर फाइनल अकाउंट से हम लोगों का निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तब उसका हिसाब किताब हम लोग कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, क्लब, इस सब का देखो कुछ ना कुछ इनकम या फिर एक्सपेंसेस तो जरूर है, तो इन लोगों का फाइनल अकाउंट नहीं बनता है। मतलब इस सब तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। फिलहाल अभी जो स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो है नॉर्मली प्रॉफिट के लिए ही बनता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस सब का मेन जो मोटिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। तो अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो हिसाब किताब होगा, उसका जो हिसाब किताब सीखेंगे, इसका चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो अकाउंट बनाना पड़ता है उस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग या फिर पीएल अकाउंट सीखे थे उसके जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस इसमें रहेगा। फाइनल अकाउंट में होता था क्या, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट, लेकिन इसमें होगा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। लेकिन एज पर वेस्ट बंगाल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में सब कुछ पूरा ही है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आता है, बाकी बैलेंस शीट नहीं देता। क्योंकि क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स के लिए इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस बैलेंस शीट अगर देता है तो बहुत बड़ा सम बन जाएगा, उसीलिए सिर्फ आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में जैसे देखो फॉर एग्जांपल जो हम लोग बताएंगे क्लब, अभी तो देखो दुर्गा पूजा गया, तो दुर्गा पूजा में क्या क्लब का बहुत सारा इनकम भी होता है, बहुत सारा एक्सपेंसेस। इनकम जैसे डोनेशन हो सकता है या फिर सब्सक्रिप्शन, जो चंदा इकट्ठा करता है, तो वो हो गया क्लब का इनकम। या फिर किसी के पास से कोई भी किसी भी टूर्नामेंट हुआ, क्लब ऑर्गेनाइज करता है ना टूर्नामेंट या फिर कोई भी कंपटीशन, उसमें देखना एंट्री फी लगता है, तो एंट्री फी वगैरह जो भी कुछ है वो इनकम के अंडर में आता है। और क्लब का कुछ एक्सपेंसेस रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना, बहुत सारा क्लब में रेगुलर न्यूज़पेपर आता है, या फिर कोई भी बड़ा बड़ा अगर क्लब है तो उसमें गार्डनर या फिर कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, टेलीफोन चार्जेस, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो खर्चा के अंडर में आता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे क्लब या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब कर रहे उसका अल्टीमेटली यहाँ पर तो प्रॉफिट तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट। अगर देखा जाता है कि जितना हमारे पास पैसा आया है उससे अगर खर्चा कम है तो कुछ पैसा इन हैंड रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सरप्लस। और अगर उल्टा होता है, जितना पैसा आया है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया, तो यानी डेफिसिट। यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं आएगा। यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है, नॉर्मली फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल का जो बैलेंस या फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते थे वैसे ही सेम फॉर्मेट बनेगा। पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कलम, चलो एक फॉर्मेट बनाओ। इस टोटल फॉर्मेट में क्या क्या नॉर्मली एंट्री आता है सब कुछ देख लेंगे। पर्टिकुलर्स, दो अमाउंट का कलम बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर्स हम लोग नहीं दिखेंगे, फॉर्मेट
उसके जैसा ही बनेगा। इस साइड डेबिट रहेगा, इस साइड क्रेडिट, ऊपर में इन द बुक्स ऑफ, जिसका हिसाब किताब कर रहे हैं उसका नाम होगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर ended, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस कलम का नाम होगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रुपीज, रुपीज, इनकम रुपीज, रुपीज। ठीक है, इन एक्सपेंडिचर रुपीज, रुपीज, इनकम रुपीज, रुपीज। जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में करते हैं, डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम। यहां पर भी सेम करेंगे, लेकिन यहां पर कॉलम का नाम देंगे एक्सपेंडिचर रुपीज, रुपीज, इनकम रुपीज, रुपीज। एक चीज यहां पर याद रखना, जैसे हम लोग बनाए थे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, यहां पर भी सेम उसके जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। मतलब यहां पर ट्रेडिंग पीएल में क्या आता है, नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंसेस, बाकी जितना सारा एसेट्स है वो जाता है बैलेंस शीट में। यहां पर भी सेम, जितना सारा इनकम एंड एक्सपेंसेस रहेगा सामने तो वो आएगा यहां पर, और बाकी जितना सारा एसेट्स है लाइबिलिटी है वो पूरा जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसके बाद जैसे हम लोग बैलेंस शीट में क्या करते थे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड लेस जो भी करते थे वो करने के बाद डेप्रिसिएशन वो आता था यहाँ पर। वैसे ही कोई भी एसेट्स दिया हुआ रहता है, एसेट्स यहाँ पर नहीं आएगा, एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेडिंग एंड पीएल में करते हैं वैसे ही होगा। तो एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आइटम लिख रहे हैं टू सैलरी, टू सैलरी, अब जैसे होता था अगर सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट में तो आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड लेस हो जाएगा, ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा वो, हाँ बोलो, ठीक ठीक, सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। ठीक है, थैंक यू। टू repairs, to repairs, to rent, to electricity, to
newspaper to repairs, to rent, to electricity, to newspaper. सुन के लिखो। To repairs, to rent, to electricity, to newspaper, to insurance premium, to postage, to postage, 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 to other expenses, to depreciation on assets, to depreciation on assets, to loss on sale of assets। बोलो किस जगह में प्रॉब्लम है, कौन सा एंट्री? To repairs, to rent, to electricity, to newspaper, to insurance premium, to postage, to other expenses। পোস্টেজ মানে হচ্ছে চিঠিপত্র পাঠানোর জন্য খরচা, ঠিক আছে। টু পোস্টেজ, টু আদার এক্সপেন্সেস, টু ডেপ্রিসিएशन ऑन एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो नॉर्मली ये सब एक्सपेंसेस आता है, और अगर कुछ एक्सपेंसेस रहेगा तो इस साइड में एक्सपेंडिचर साइड में बैठेगा। अब देखना पड़ेगा कि बाई साइड में क्या क्या आइटम आएगा, ठीक है। देखो इस सब जितना भी सारा एक्सपेंसेस है नॉर्मली इस सब हम लोग यूज किए हैं पीएल में, ठीक है। बाई साइड में जो मेन इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, बाय सब्सक्रिप्शन। इस साइड हो गया, डेबिट साइड कंप्लीट हो गया ना लास्ट तक, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन बोलছি তো বাই সাইডেই তো বসবে। হ্যাঁ অ্যামাউন্ট ফার্স্ট কালারে বসিয়েছি। बाय सब्सक्रिप्शन, इसके साथ ऐड होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लेस होगा प्रीपेड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीपेड फॉर नहीं प्रीपेड इन, प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर। Subscription, add outstanding for current year, less prepaid in previous year, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक चीज गलत हो गई, ये भी करंट ईयर ही होगा, ये भी करंट ईयर ही होगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, प्रीपेड इन करंट ईयर, ठीक है। अब इसका उल्टा एक एडजस्टमेंट होगा, लेस
आउटस्टैंडिंग लेस आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर एड प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पहले लिख लो, हम फिर बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ऊपर में जो 2 लाइन लिखे हैं, नीचे एकदम पूरा बिल्कुल ऑपोजिट, उसमें लिखे थे करंट ईयर, इसमें लिखे हैं प्रीवियस ईयर, उसीलिए उसका एडजस्टमेंट भी उल्टा कर दिया है। अरे बब्बू रुको जरा सब्र करो, आगे जाने से पहले एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करके जाओ, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग रहने से ऐड करते हैं और प्रीपेड रहने से लेस करते हैं। पहले देखो वही किए हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, प्रीपेड इन करंट ईयर। मतलब हम लोग जिस साल में है उस साल का अगर हिसाब किताब कर रहे हैं, उस साल का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं मिला है, तो एक्चुअल कितना, अगर मिल जाता तो कितना होता, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। एंड अगर उस साल प्रीपेड, मतलब यहां पर प्री रिसिव्ड, कोई भी ऐसा किसी ने भी अगर चंदा इस साल में ज्यादा दे दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में पेड कर दिया है, तो वो चंदा क्या इस साल का जो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, तो इसीलिए उससे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा एक्चुअल निकालने के लिए। जैसे देखो एग्जांपल देके बता रहे, मान लेते हैं जो क्लब का मेंबर है, टोटल 10 मेंबर है, 10 मेंबर है और 10 मेंबर 100 रुपया करके चंदा देता है, तो टोटल नॉर्मली चंदा मिलना चाहिए कितना, 1000, ठीक है। अब अगर ऐसा देखा जाता है कि टोटल 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर में से 9 मेंबर चंदा दिया है, इसका मतलब 900 चंदा इकट्ठा हुआ है। ड्यू कितना है, 100 रुपया। तो अगर और एक मेंबर का जो सब्सक्रिप्शन है उसको ऐड करेंगे, तो एक्चुअल कितना सब्सक्रिप्शन वो चला आएगा। तो इसका मतलब करंट ईयर में एक जन ने पैसा नहीं दिया है, तो उसका अगर सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे तो आ गया 1000 रुपीज। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं एक्चुअल निकालने के लिए। नेक्स्ट, करंट ईयर का अगर प्रीपेड है या फिर प्री रिसिव्ड है, तो वो लेस हो जाएगा। क्यों, देखो मान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए कितना, 1000, लेकिन जब हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए तब कैलकुलेट करके देखें, टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास आया है, रिसीव किए हैं 1100। तो तब जाके खोज लिए तो मालूम पड़ा कि एक जन ने उसका जो सब्सक्रिप्शन, अभी तो करंट ईयर 2023 चल रहा है, उसने 23 का भी सब्सक्रिप्शन दिया, उसके साथ 2024 का भी सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो उसीलिए होना चाहिए तो 1000 दिखा रहा है, 1100 एक्स्ट्रा ज्यादा दिखा रहा है। तो उसका जो प्रीपेड है उसको अगर लेस करेंगे 100, तो आ जाएगा एक्चुअल हमारा 1000। ये तो हो गया करंट ईयर का बात, नॉर्मली हम लोग जैसे करते आए हैं, फाइनल अकाउंट में पे किए हैं। लेकिन अभी प्रीवियस ईयर भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो अभी हम लोग है 2023 में, अब देख रहे हैं 2022 का अगर कुछ मैटर है, तो देख रहे हैं जब हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, रिसीव करने के बाद टोटल सब्सक्रिप्शन अभी भी दिखा रहा है कितना, 1100। सबसे पूछे तो सबसे पूछने के बाद मालूम पड़ा सबने तो करंट ईयर का तो सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन उसके साथ एक जन ने उसका प्रीवियस ईयर का ड्यू था,
वो भी इस साल दे दिया है। तो अगर उसका प्रीवियस ईयर का ड्यू था वो दे दिया है, इसका मतलब उसी लिए इसको यहाँ पर 100 रुपया ज्यादा दिखा रहा है। तो अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर में इंक्लूड है, तो उसीलिए उसको एक्चुअल निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसने प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का पैसा दिया है वो तो इस साल का नहीं है, उसीलिए उसको माइनस करेंगे। उसीलिए देखो लिखे आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल आएगा 1000। और उल्टा प्रीपेड, किसी ने अगर 2022 में ही पैसा दे दिया था, उसने कहा कि ठीक है देखिए आप 2022 का भी पैसा लीजिए और 2023 का भी पैसा हम अभी से ही पेड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो तब क्या वो तो इस साल और पैसा तो नहीं देगा, सबने पैसा दिया, पैसा देने के बाद हम देखे कितना 900, हम देखे 100 पैसा 100 रुपया कम है। तो क्यों कम है, तब जाके पता चला कि एक ने पिछले साल ही पैसा दे दिया था, तो इसीलिए तो वो इस साल नहीं देगा। तो इसीलिए अगर प्रीवियस ईयर में प्रीपेड या फिर प्री रिसीव्ड हुआ था तो वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आएगा 1000 रुपये, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो गारंटी ईयर का ट्रीटमेंट जैसे होता था वैसे ही होगा, गारंटी ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो उल्टा हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, हर शाम में मिलेगा, ठीक है। और इसको ही अच्छे से करना पड़ेगा, बाकी तो सब जितना सारा देखो है वो तो देख के बिठा देंगे नॉर्मली, लेकिन जो मेन एंट्री है वो है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम यहाँ पर क्या बैठेगा, देखो यहाँ पर हम लोग इस साइड में बिठाया न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मतलब परचेस ऑफ न्यूज़पेपर। तो अगर न्यूज़पेपर को सेल करते हैं, जब जैसे वो न्यूज़पेपर यूज कर लिए फिर रद्दी के भाव में उसको तो बेच देते हैं, तो उससे जो इनकम होगा वो इस साइड में बैठेगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद इस साइड लिखा है टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर सेल करके प्रॉफिट आता है तो इस साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। और क्या होगा, एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू, बता रहे इसका मीनिंग क्या है, बाय डोनेशन रेवेन्यू, ठीक है। एंट्रेंस फीस, डोनेशन, रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू इन नेचर। देखो इनकम या फिर एक्सपेंसेस जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। तो कैपिटल मतलब क्या, जो एक्सपेंसेस बार बार नहीं होता है, एक बार होता है, वो एक्सपेंसेस हो गया कैपिटल इन नेचर। जैसे हम लोग कोई भी किसी भी तरह का एसेट्स खरीदते हैं वो हो गया कैपिटल इन नेचर, क्योंकि एसेट्स में पैसा एक बार इन्वेस्ट करेंगे। और रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, रेंट, जितना भी सारा एक्सपेंसेस देखो हम लोग बार बार पेड करते हैं, जो बार बार पेड करते हैं या फिर बार बार रिसीव करते हैं वो यहां पर आता है। आज जो एक बार पेड करते हैं या फिर एक बार रिसीव करते हैं कि या फिर कोई स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव करते हैं तो वो यहां पर नहीं आता है। उसीलिए एंट्रेंस फीस, जैसे
एंट्रेंस फीस कभी कभी रहता है, देखना क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, कैपिटलाइज्ड या फिर रेवेन्यू ऐसे दिया हुआ रहता है। अगर कैपिटल इन नेचर है कि एक ही बार लगेगा तो वो पैसा यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे देखो हम लोग कोई भी मेले में जाते हैं घूमने, तो वहां पर एंट्री फी या फिर कोई भी शो देखने जाते हैं तो वहां पर एंट्री फी बार बार लगता है, वो रेवेन्यू हो गया। लेकिन अगर कोई क्लब का मेंबरशिप ज्वाइन करना है, मान लो एक ही बार पूरा लाइफ टाइम के लिए पेड कर दिए, तो वो हो गया कैपिटल इन नेचर। तो जो कैपिटल इन नेचर है वो यहाँ पर नहीं आता है, जो रेवेन्यू इन नेचर है वो ही यहाँ पर आता है। डोनेशन वो भी सेम है। जैसे देखो मंदिर में दो तरह का डोनेशन मिलता है, एक तो दान पेटी रहता है, डोनेशन बॉक्स, वहां पर सब जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी जैसे मर्जी डोनेट करता है, वो हो गया रेवेन्यू इन नेचर। एंड देखना कोई कोई ऐसा आदमी है जो डोनेट करता है कि हम 5 लाख रुपए डोनेट किए इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर यहाँ पर एक वाटर फिल्टर इंस्टॉल करने के लिए, या फिर कोई मंदिर का एक पार्ट या फिर कोई शेड जो भी हो बनाने के लिए। वो जो डोनेशन है वो हो गया कैपिटलाइज्ड, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है स्पेशल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस कौन सा है? कोई भी एसेट्स खरीदने के लिए, ठीक है, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? सिर्फ रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू इन नेचर। और अगर इंटरेस्ट वगैरह कुछ रिसीव करते हैं तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में इसको एड लिस्ट करेंगे। एड लिस्ट करने के बाद सेम जैसे हम लोग किए थे फाइनल अकाउंट में, वैसे ही एड लिस्ट होगा। नॉर्मली हम लोग जब पीएल को बैलेंस करते हैं तो क्या होता है, इस साइड को ऐड करके इसको लेस करते हैं, तो जो इस साइड में अगर बैलेंस आता है, इस साइड अगर इनकम का साइड ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? टू नेट प्रॉफिट। तो यहां पर तो हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर कर रहे नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो आएगा बैलेंस करके उसको लिखेंगे सार प्लस बोल के, ठीक है, स्टार प्लस नहीं, सार प्लस, टू सार प्लस, ठीक है, टू सार प्लस। और अगर लॉस आता है तो उसको लॉस नहीं लिखेंगे, डेफिसिट, डेफिसिट, DEFICIT, टू सरप्लस। और बाई साइड में अगर बैलेंस आता है तो उसको लिखेंगे बाय डेफिसिट। ওটা আলাদা করে সেপারেট, ওই জন্য ওটা অ্যাডলেস করে ব্যালেন্স করে এলো, ওই জন্য डबल टिक दिला। हाँ, सीन कर दिया, ठीक है, उसीलिए डबल टिक, ठीक है। सीन कर दिया तो सीन करने से ब्लू टिक होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर और एक चीज लिखना पड़ेगा एकदम लास्ट में। इधर लिखे टू सरप्लस और उधर बाय डेफिसिट। सरप्लस का नीचे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एक्सेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टू सरप्लस, नीचे में लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सुन के लिखो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बाई साइड में लिखेंगे इसका ऑपोजिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। बाई साइड में लिखो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है।
तो देखो नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आएगा, नॉर्मली जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल पे जो एक्सपेंसेस बैठता है। डिप्रिसिएशन भी आएगा, पीएल में हम लोग बिठाते हैं, लेकिन कोई भी एसेट्स यहाँ पर नहीं आएगा, बहुत अच्छे से याद रखना। एसेट्स बैलेंस शीट में जाएगा, उसका डिप्रिसिएशन रहने से यहाँ पर आएगा, और बाई साइड में सारा इनकम। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। ठीक है, बस देखो हो गया। अब एक फॉर्मेट बनाओ, उसके बाद एक सम करेंगे।